गाइस, दिव्यांश एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ मैच डे रिव्यू। यहाँ पर आप कह सकते हो कि आज के एपिसोड में हम लोग 3 मैचेस के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले यूनाइटेड वर्सेस टॉटनम, उसके बाद यहाँ पर सिटी वर्सेस न्यूकासल, और हम बात करेंगे यहाँ पर ला लीगा से रियल मैड्रिड वर्सेस अल्मीरा। और भाई तीनों मैचेस के अक्रॉस में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, बहुत सारे ऐसे ओपिनियंस हैं जो कि कहीं ना कहीं तीनों ही टीम्स की, अगर तीनों ही मैच के टीम्स की अगर हम बात करें तो इनको एक बहुत ही अनकंफर्टेबल से पोजीशन पे लाके खड़ा कर देती हैं, और कुछ टीम्स को यहाँ पर एक काफी ज्यादा एडवेंचरस या फिर एक ऑप्टिमिस्टिक पाथवे पे। देखो, सबसे पहले अगर हम यूनाइटेड वर्सेस स्पर्स की बात करें, मतलब आई थिंक ओवरऑल अगर मोटे मोटे तौर पे तुमको अगर मैं समराइज कर दूं कि इस मैच के बाद जो तुम सुनना चाहते हो वो एग्जैक्टली वही चीज है जो कि मैं बोलना चाहता हूं, और वो सिंपल है कि तुम और मैं, हम दोनों इस म्यूचुअल कंक्लूजन पे आके अब मिल सकते हैं कि भाई यहां पर एरिक टेन हैग पे सवाल खड़े करने जरूरी हैं। यही सेम ओपिनियन मेरा पता है जावी को लेके भी था, यही सेम ओपिनियन मेरा आर्टेटा को लेके भी है, और यही सेम ओपिनियन मेरा हमेशा से कार्लो एंसेलोटी को लेके भी है कि भाई किसी भी मैनेजर को आप इतनी प्रिविलेज मत दो कि इवन इफ अगर वो कुछ हद तक यहां पर गलत करता जाएगा तो आप यहां पर उसको नजरअंदाज कर दोगे। लेकिन अगर अब गलती की बात करें या फिर अब रिजल्ट्स की बात करें या फिर आउटपुट की बात करें तो देयर हैव बीन अ रीजन, देयर हैव बीन सम क्वेश्चंस जिसको टेन हैग को ही आंसर करना पड़ेगा। अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि यहां पर क्यों लिसांड्रो मार्टिनेज से वो गलती हो गई जिसकी वजह से दूसरा गोल हुआ, क्यों यहां पर कैसिमिरो का यहां पर जो हेडर था वो सेव हो गया, क्यों यहां पर रेफरी ने बकर काट दी कि भाई वो क्लियर हैंडबॉल पेनल्टी नहीं दी गई, मतलब हाथ यहां पर है। एंड ऑफ कोर्स उसके पीछे का जो रीजन था, कमेंटेटर खुद ही बोल रहा था कि वो प्लेयर पीछे गिर रहा है तो शायद से वो अननेचुरल है, लेकिन 10 में से 9.5 बार वो पेनल्टी दी जाती है, तो अब नहीं दी गई तो मेरे को समझ में नहीं आया। इसके साथ ही आई डोंट नो, मैं ब्लेम नहीं कर रहा टेन हैग को कि एंटनी ने क्यों वो गोल पोस्ट पे मार दिया। द पॉइंट इज कि यहां पर अगर आप थ्रू आउट द मैच को देखोगे तो टीम अनचेंज थी, जो कि वुल्फ के अगेंस्ट थी, टीम अनचेंज थी यहां पर आज टॉटनम के अगेंस्ट। अभी आपको यहां पर काफी सारे सवालों के जवाब ढूंढने पड़ेंगे, और उसके जवाब कोई और नहीं बल्कि टेन हैग ही देगा। सबसे पहला सवाल यहां पर यह है कि टीम एथलेटिक क्यों नहीं लग रही। भाई टीम की फिटनेस की अगर हम बात करें, डुअल्स की बात करें, स्पर्स की अगर हम सार की बात करें, बिसुमा की बात करें, खा गए वो यूनाइटेड की मिडफील्ड को खा गए, अंदर से खोखला करके नंगा निक्कर उतार दिया माउंट का। तो मतलब माउंट को देखो डीपर रोल दिया जहां पर वो पहले 45 मिनट को काफी सही लगा, लेकिन अगेन पैनिक की बात करें या फिर प्रोग्रेस की बात करें, इट्स एब्सोल्युटली अबिस्मल। सेकंड हाफ में तो प्रेस ही खराब हो गया, मतलब प्रेस ही बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि लप्पू सा तो प्रेस है, एक टांग पे प्रेस हो रहा है, यहां पर कोई प्रेस की इफेक्टिवनेस नहीं है, पूरा का पूरा पाथवे दिया जा रहा है यहां पर चोदले पोगलू की टीम को। अगेन यहां पर मैं आपको एक चीज कहूंगा कि भाई जेम्स मैडिसन की अगर हम बात करें, अगर इस टीम में हैरी केन होता तो देखो, मतलब हैरी केन टू रिचार्लिसन, मतलब ये वही वाली बात होगी कि आपने पेपर दिया और आप पेपर में एब्सेंट हो। सिंपल, मैं ये भी नहीं कहूंगा आपने पेपर में 100 में से 90 मार्क्स लाए और आपने पेपर में से 50। कंपैरिजन का मतलब ही नहीं है आपने पेपर में 100 में से 90 लाए और आप पेपर में नहीं आए, इस टाइप का कंपैरिजन है हैरी केन और रिचार्लिसन में। उसने भाई ने कुछ नहीं करा, भाई ने सही में कुछ नहीं करा, मतलब मैं याद अगर जितना भी रिमाइंड कर लूं बिल्कुल भी मेरे को याद नहीं आ रहा। जेम्स मैडिसन ऑन दी अदर हैंड सिल्की स्मूथ। लेकिन सवालों की अगर हम बात करें, पहला सवाल ऐसा कि भाई फिटनेस क्यों नहीं है। अब इसके पीछे यहां पर 2 रीजन जो कि मैं कम्युनिटी फोरम पे पढ़ पा रहा हूं, वो यहां पर ये है कि सबसे पहले तो देखो यहां पर ये है कि कॉग्निटिव फेटिक हो चुका है, मेंटली थक गए हैं ये प्लेयर। शायद से यहां पर टेन हैग का जो सिस्टम है उसको इंप्लीमेंट करने में टाइम लग रहा है और उसकी वजह से थकान और हो रही है, या फिर दूसरा रीजन ये बताया कि ओवर प्ले और लैक ऑफ रोटेशन। पिछली बार यही टीम ने डिसअपॉइंट किया था, आपने सेम टीम उतार दी डिस्पाइट द फैक्ट कि आपके कुछ प्लेयर्स ने प्री सीजन में आपको इंप्रेस किया था, लेकिन आप फिर भी अभी के अभी अपना निक्कर नहीं बदल रहे हो। साथ ही यहां पर दूसरा सवाल ये आता है कि भाई एंटनी को आप कब हटाओगे, कब आप यहां पर, क्या एंटनी का लेफ्ट लेग वाला जो मैजिक है क्या वो इतना इंपॉर्टेंट है कि आप जेडन सैंचो को गैम्बल नहीं करना चाहते? कब यहां पर आप गार्नाचो को बताओगे कि भाई गार्नाचो अपने कुछ रीसेंट फॉर्म में खराब है तो आप मार्कस रैशफोर्ड को डाल सकते हैं, जब जेडन सैंचो को आपने फर्स्ट 9 की तरफ यूज किया था तो अब आप क्यों नहीं यूज कर पा रहे? क्या यहां पर अगर आपके करंट सिस्टम की बात करें तो वो इतना प्रॉफिटेबल है कि आप मार्कस रैशफोर्ड को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो? इसका जवाब नहीं पता। मेसन माउंट की बेस्ट पोजीशन क्या है, कैसे वो हेल्प कर रहा है, अभी उसका भी कंफर्म नहीं है। किस तरीके से यहां पर ओनाना के गेम स्टाइल, ओनाना एक्चुअली में बेस्ट प्लेयर निकल के आता है, ऐसा लगता है कुछ प्लेयर से ज्यादा तो ओनाना ही टेक्निकल है। सारी चीजों में एक चीज लगता है कि आउटपुट नहीं आ रहा है, और सारी टीम्स जो कि मैन टू मैन मार्किंग करती है, फिजिकलिटी पे रखती है और एथलेटिक होती है, वो खोल देगी।
मतलब बिल्कुल फोड़ फाड़ देगी। अगर हम स्पर्स की बात करें तो स्पर्स में जैसे मैंने बताया कि बिसुमा की बात करें, मतलब बॉलर भाई मजा आ गया बिसुमा को देख के। सार की बात करें अगेन एब्सोल्युटली अमेजिंग। ह्यूमिन सॉन थोड़ा थोड़ा मेरे को ग्लिम्स दिख रहा था पुराने सोनी का। जेम्स मैडिसन ब्रिलियंट। कुलुसेव्स्की ठीक है, मेरे को एवरेज से काफी अच्छी परफॉर्मेंस लगी सेकंड हाफ में जैसे उसने कमबैक करा। लेकिन अगेन मेरे को यहाँ पर रिचार्लिसन का तो कोई मतलब ही समझ में नहीं आ रहा कि भाई वो यहाँ पर क्या करने वाला है। ओवरऑल भाई चौधरी के स्टैटिस्टिक लाइक स्टाइल की बात करें वो आपको दिख रहा है। एंड अगेन काफी लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि यहाँ पर अगर डिजर्बी की बात करें, चौधरी की बात करें, तो ये अपनी टीम पे ज्यादा अच्छे से लाइक अपने लाइक बॉल को अच्छे से इंप्लीमेंट करते गए। अभी यहाँ पर 10 बॉल ही चल रहा है। ऐसे तो भाई सवाल पूछने पड़ेंगे, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो भाई लंबा नहीं टिकेगा यहाँ पर। खैर इसी के साथ बात करते हैं अपने दूसरे मैच की, और वो आते हैं यहाँ पर रियल मैड्रिड वर्सेस अल्मीरा का। मतलब रियल मैड्रिड का ना, पता है अगर मैं गेम को समराइज करूं तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर 90 मिनट खत्म होने के बाद मैं ये कहूं कि मैंने रियल मैड्रिड को अटैक करते हुए देखा है तो ये कितना अच्छा लगेगा। बट ये रियल मैड्रिड की टीम का आधा सच है, क्योंकि फिर आधा सच मेरे को ये भी बताना पड़ेगा कि पूरे 90 मिनट जहां मैं ये एंजॉय कर रहा था किस तरीके से बेलिंगम, विनीसियस, रॉड्रिगो, वाल्वर्दे इन सबको अटैक करते हुए देख रहा हूं, एट द सेम टाइम मैं अपनी टीम को कांपते हुए देख रहा हूं, क्योंकि अल्मीरा जैसी टीम भी यहां पर हमको काउंटर में ठोक पा रही है। अरिबास की बात करें, फॉर्मर प्लेयर, 2.5 मिनट के अंदर हमारे अगेंस्ट गोल मार दिया। ये क्या है, मतलब कौन मतलब अल्मीरा खेल रही है कि इंटर मियामी खेल रही है कि 3 मिनट के अंदर गोल स्कोर हो रहे हैं। सबसे पहली बात है, आप यहां पर जो पिक्चर देख सकते हो लाइक एब्सोल्युटली क्लियर है कि टोनी क्रूज से आप सब कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो सिवाय एथलेटिज्म के। उसमें वो डायनामिज्म नहीं है कि वो यहां पर ट्रैक बैक करके अपने प्लेयर को फिजिकलिटी और स्प्रिंट के बलबूते पे बाहर कर दे। अब इसमें मैं सोलली ब्लेम टोनी क्रूज को भी नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप उस पूरे सीन को देखोगे तो आपको समझ में आया कि सेट ऑफ पैटर्न लाइक रियल मैड्रिड को पूरा का पूरा खोल देता है। हाई लाइन के चलते हैं यहाँ पर अभी भी रियल मैड्रिड का डिफेंस है, पोरस है, बहुत नाजुक सा है। उसके बाद इन द बॉक्स की बात करें, अगेन कोई यहाँ पर मेंटालिटी नहीं है, कोई यहाँ पर सेट ऑफ आईक्यू नहीं है किस तरीके से बॉल को यहाँ पर डिफेंड करना है। तो पूरे टाइम ना ये डिफेंस का जो डरावना सीन है ना, ये बहुत बहुत अजीब सा लगता है। साथ ही यहाँ पर अगर आप एक चीज देखोगे तो भाई ऑफकोर्स 4-4-2 डायमंड है, आपके फुल बैक्स को हायर होना पड़ेगा। कारवाहल की परफॉर्मेंस अच्छी आई है, जहां अच्छी नहीं आएगी वहां हमारी बैंड बच जाएगी, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे फिर विंग पे कोई होगा नहीं ना संभालने वाला। तो वहां एक बड़ी दिक्कत है। मॉड्रिच अभी भी भाई लगता ही नहीं है कि 37-38 साल का है भाई, अभी भी परफॉर्मेंस पे परफॉर्मेंस दिया जा रहा है। एंड ऑफ कोर्स यहां पर अगर हम बात करें बेलिंगम की और विनीसियस जूनियर की, रॉड्रिगो ने भी खैर अच्छा खेला। अगर मैं बेलिंगम की बात करूं, ऑलरेडी भैया 3 गोल मार चुके हैं, 1 असिस्ट दे चुके हैं, ला लीगा के टॉप स्कोरर भी हैं शायद से अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। अगर आप दोनों गोल देखोगे तो सबसे पहले तो आपको पहला गोल में वो झलक दिखेगी फॉक्स इन द बॉक्स की, कि एक ऐसा प्लेयर हमने, ही इज लाइक, हम सोच रहे थे कि गेम को ऑर्केस्ट्रेट करेगा, वो गेम के गेम के अपने हिसाब से गेम की रचना करेगा, गेम को संभालेगा, गेम के टेम्पो को देखेगा, किस तरीके से यहाँ पर डुअल जीतने, डिफेंस करेगा, एंड ही इज एक्चुअली स्कोरिंग गोल्स फॉर अस। मतलब वो ऐसा लगता है कि हमने बेंजिमा को यहाँ पर एक टेक्निकल एबिलिटीज पे यहाँ पर बेंजिमा को बॉक्स के अंदर डाल दिया है। आप अगर दूसरा गोल देखोगे तो इट वाज अगेन वो फाइनल थर्ड वाला जो रन होता है वो उसने दिखाया, फिर यहाँ पर हेडर दिया। ही इज टॉल तो हेडर जीत सकता है, ही इज टेक्निकली काफी ज्यादा स्किल्ड है, तो वो यहाँ पर काफी क्रेजी और केओस में अपने आप को संभाल सकता है, वो सारी चीजें कर रहा है। एंड आई विल नॉट बी शॉक्ड कि अगर वो यहाँ पर रियल मैड्रिड का इस सीजन टॉप स्कोरर हो। डू आई रियली वांट इट? नहीं, मेरे को जूड बेलिंगम टॉप स्कोरर नहीं चाहिए, बिकॉज मेरे को पता है कि यहाँ पर उससे भी एक अच्छा प्लेयर है जो कि हमारे रियल मैड्रिड को लीड कर सकता है इन द एब्सेंस ऑफ करीम बेंजेमा, और वो है विनीसियस जूनियर। आज यहाँ पर सीजन का पहला गोल आ गया, और आपको लाइक वो गोल पूरा लाइक विनीसियस जूनियर पे अगर निबंध लिखना हो तो मैं कहूंगा कि आप उसी पिक्चर को खोल के दिखाना, क्योंकि उस पिक्चर से यहाँ पर जब उसने द मोमेंट ही स्कोर्ड द गोल, वहां पर आपको पता चल जाएगा कि व्हाई ही इज द किंग ऑफ द केओस। क्योंकि जहां पर अफरा तफरी होती है, जहां पर 5-6 3-4 प्लेयर्स उसको पिन करने वाले होते हैं, ही हैज दैट मिनी सेकंड जहां पर उसको डिसाइड करना होता है कि यार मेरे को क्या करना है, एंड ही जस्ट डू द राइट थिंग। मतलब वो ना, एक तो उसकी मूवमेंट है कि 90 के 90 मिनट वो थकता नहीं है। दूसरी चीज यहां पर ये है कि लाइक ओवरऑल लाइक मेरे को ये चाहिए कि वो कंपोज रखे अपने शूटिंग स्टेबिलिटी में, तो वो यहाँ पर मेरे को आज देखने को मिली, तो वो और चांद सितारा था। साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पर रॉड्रिगो ने कैसा खेला, अच्छा खेला। वाल्वर्दे की परफॉर्मेंस लाइक गोल स्कोरिंग एबिलिटीज पे नहीं अच्छी आ रही है अभी भी, लेकिन ओवरऑल उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। चुआमेनी अगेन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। इसी के साथ मेरे को एक दिक्कत है कि भाई आप जब जोसेलू को लेके आ रहे हो तो जोसेलू के साथ आपको समझना पड़ेगा नहीं कि आपके पास एक ऐसा बंदा है जो कि लाइक प्लेयर है जो कि होल्ड कर सकता है बॉल को।
तो आप जाओ ना थोड़ा एडवेंचरस यार, डालो बॉल को क्रॉस, लाइक क्रॉस डालो यार, बॉल को अंदर डालो। तो वो चीज़ मेरे को अभी भी लग रही है कि जोसेलो को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, एंसेलोटी ने अभी तक वो चीज़ डिटरमाइन नहीं करी है। इसी के साथ बात करते हैं यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी वर्सेस न्यूकासल की। भाई काफ़ी एंटरटेनिंग मैच था, एंड टू बी ऑनेस्ट भाई मेरे को लगता है कि आई थिंक भाई इस मैच में भाई किसी भी मैनेजर को जीतने के लिए सामने वाले मैनेजर को हराने पड़ेगा, ऑफकोर्स हराना पड़ेगा, लेकिन इट वुड टेक समथिंग स्पेशल। और ऑफकोर्स पेप गार्डियोला से आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, उसने एक मास्टर क्लास दे दिया। देखो न्यूकासल को आप टैक्टिकली इतने बीट नहीं कर सकते क्योंकि उनकी एक बहुत एग्रेसिव प्रेसिंग होती है और वो अपने प्रेस में ओवरलोड करते हैं, वो जरूरत से ज्यादा नंबर यहाँ पर कमिट करते हैं इस उम्मीद में कि यहाँ पर जब आपकी टीम, सामने वाली टीम जो होती है, जैसे अगर इस केस में मैनचेस्टर सिटी की बात करें, तो अगर सिटी यहाँ पर प्ले आउट फ्रॉम द बैक कर रही है तो यहाँ पर न्यूकासल इस तरीके से एग्रेसिव प्रेस करे कि वहीं के वहीं बॉल विन करके वो गोल स्कोर करे, क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया तो फिर आप यहाँ पर आउट नंबर हो सकते हो ऑन द काउंटर। लेकिन यहां पर आप जिस टीम को एग्रेसिवली प्रेस करने के मूड में थे, देखो सबसे पहले तो वहां पर यह कि रूबन दियास, मतलब वो, मैं सिटी के डिफेंस की बात करूं तो मतलब क्या ही था, मतलब सिटी का डिफेंस तो मतलब क्या ही है यार। अगर एडरसन की बात करें, अगेन जो प्ले आउट फ्रॉम द बैक है, अगर आप उसका जिस तरीके से उसने गोल्स, लाइक वो गोल को असिस्ट करता है, प्री असिस्ट कर लो, यहाँ पर जिस तरीके से वो एक आउटलेट दे देता है। जब पेप गार्डियोला में, पता है सबसे अच्छी चीज मेरे को ये लगती है कि पेप गार्डियोला को जब ये लगता है कि ओके कि ठीक है अभी इस जो मेरा प्लान है उसके हिसाब से नहीं, तो आई कैन यूज हालैंड एज अ प्लान बी। और हालैंड का प्लान भी मतलब हालैंड को हम एक तरीके से टारगेट मैन यूज कर सकते हैं, एंड ही इज वेरी गुड एट इट। उसके साथ ही वो यहाँ पर एडरसन को भी कहता है कि नहीं भाई जरूरी नहीं है कि तेरे को 100 में से 100 बार प्ले आउट फ्रॉम द बैक करना है, तू लगभग 10 बार कर सकता है प्ले लॉन्ग। मैटर ये करता है कि भाई जो भी प्लान आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, चाहे वो प्लान ए हो चाहे वो प्लान बी हो, वो एक्चुअली में सक्सेसफुल होना पड़ता है। अब यहां पर मामला ये था कि भाई जिस तरीके से यहां पर अगर हम 4-3-3 की बात करें, लाइक जिस तरीके से यहां पर न्यूकासल प्रेस करना चाहती, सबसे पहले तो ये था कि भाई वो अगेन इन्वर्टेड जो अकांजी की बात करें तो भाई को घुसेड़ दिया बीच में, उससे हुआ यहां पे। अगर हम कोवाचिच की बात करें, रॉड्री की बात करें, अकांजी की बात करें, तो भाई इसके चलते यहां पर 3 मिडफील्ड घेर लिए गए न्यूकासल के। साथ ही यहां पर काइल वॉकर को एक राइट विंगर वाला रोल दे दिया और उधर से यहां पर कहा भाई जैक ग्रिलिश, ये दोनों विड्थ को मेंटेन करेंगे और बीच में खेलेंगे अपने 3 प्लेयर जो कि होंगे यहां पर फिल फोडन, हालैंड और यूलियन अल्वारेज। और अगर हम पहले गोल की बात करें तो आपको समझना पड़ेगा कितना इंपॉर्टेंट वो टैक्टिकल था। सबसे पहले काइल वॉकर की वजह से यहां पर न्यूकासल का जो फुल बैक था उसको घेरा गया। जब वो यहां पर अपनी पोजीशन से निकला तो वो जो पॉकेट स्पेस था उसमें यहां पर फोडन ने अपना रन बनाया, एंड अगेन वहां पर फोडन, पता है दैट्स व्हाई आई थिंक फोडन इज वन ऑफ द बेस्ट पॉकेट प्लेयर अगर हम प्रीमियर लीग की बात करें, अलोंग साइड अगर मार्टिन ओडेगार्ड की बात करें, तो यहां पर आपको अब समझ में आएगा कि इस तरीके से फिल फोडन के पास 2 ऑप्शंस थे, वो सामने जा सकता था लेकिन वो नहीं गया, उसने यहां पर यूलियन अल्वारेज को पास दिया क्योंकि उसको पता है कि डिफेंस लाइन पूरी खुल चुकी है, मामला सेट है, एंड यूलियन अल्वारेज ने, मैं कहूंगा कि उसको एक्चुअली में एक स्क्रीमर क्रिएट करा। मतलब फिल फोडन ने यहां पर एक ऐसा काम किया जो कि उसको पता था कि बेटर ऑफ द 2 चॉइसेस है, लेकिन उस बेटर ऑफ द 2 चॉइसेस को बेस्ट ऑफ द 2 चॉइसेस बनाने में आई थिंक जो यूलियन अल्वारेज का शॉट था वो एब्सोल्युटली अमेजिंग था। हालैंड की मैं बात करूं, मतलब बॉडी लैंग्वेज में कहूंगा कि अभी स्टिल इट्स नॉट द मोस्ट डिसिप्लिन। पता नहीं क्यों हालैंड को अभी, आई नो इट्स बिन जस्ट 2 गेम्स, लेकिन हालैंड को देख के वो एक्साइटमेंट नहीं हो रही है जो पिछले सीजन हो रही थी। वो होता ना कि मतलब बस अभी कुछ होने वाला है, कहीं ना कहीं से गोल आने वाला है, हालैंड, अभी हालैंड का सेलिब्रेशन होगा, इट फील्स लाइक फोर्स लग रहा है, इट फील्स लाइक कि नहीं, आउट ऑफ द टच लग रहा है, आउट ऑफ द शेप लग रहा है, आउट ऑफ द रिदम लग रहा है, और वो चीज प्रॉब्लमेटिक है। आई डोंट नो, क्योंकि अगेन हालैंड को कितने टच दिए, सिर्फ 1 टच चाहिए गोल मारने में, तो वो चीज़ मेरे को लगती है कि यहाँ पर अभी और देखना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल बहुत ही एंटरटेनिंग यहाँ पर तीनों गेम रहे, मज़ा आया। एंड ऑफ कोर्स भाई यहाँ पर हम आने वाले टाइम में और भी प्रीमियर लीग के मैचेस करते रहेंगे। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड।